नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव दूसरे चरण के मतदान के बाद संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर इस मतदान के दौरान जो चीज देखी गई, नेताओं के भाषणों की गर्मी, तमाम ऐसी बातें जिसमें लोगों को झकझोरने की कोशिश की, इन सब के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के मतदान को जो प्रतिशत था उस तक पहुंचने की स्थिति नहीं पहुंच पाई। हमें यह देखना है कि मतदान का जो प्रतिशत में गिरावट आई है, उस गिरावट का प्रभाव सत्ताधारी दल के ऊपर पड़ेगा या विपक्षी पार्टियों को उसका फायदा मिलेगा। यह एक चीज विशेष रूप से गौर करने वाली बात है। मतदान के बाद प्राइम टाइम न्यूज की टीम ग्राउंड से वापस स्टूडियो पहुंच चुकी है और हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक सऊद अहमद जी और ग्राउंड से हमारी रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे संवाददाता राहुल वर्मा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊद अहमद जी से कि लोकसभा चुनाव के मतदान में आई गिरावट की वजह वो क्या समझते हैं और उसका प्रभाव वो किस तरह देखते हैं, किसके ऊपर जाएगा। देखिए, जो अभी सेकेंड फेज की पोलिंग हुई है, जहाँ तक जो अभी तक का रुझान कह लीजिए या जो लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे अमरोहा में पिछली बार 71.4% वोटिंग हुई थी, अब की 64% हुई है, ठीक है। मगर ये एक चीज़ देखने वाली है कि जो अभी तक प्रधानमंत्री जी का और अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो बयानबाजी थी, उस बयानबाजी को जो है वो पब्लिक बहुत ही गौर से देख रही है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मुद्दे को भटकाने का काम अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक देख रही है अपने आप में कि जो उनके बेसिक मुद्दे हैं, वो जो सत्ता में रह चुके हैं, 10 साल में शासन किया है, उन्होंने क्या किया और आगे का रोड मैप वो क्या दे रहे हैं। और अगर उस बात से कहीं अलग बात कर रहे हैं, कोई नई चीज कर रहे हैं या दूसरे तरह के भाषण दे रहे हैं, तो वो पब्लिक जो उनके सपोर्टर, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि वो तो उनके कोर वोटर है और कोर वोटर उनको ही वोट करना है, और वो वोट न करके वो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो परसेंटेज गिरावट है वो न तो अगेंस्ट कर जा सकते हैं ना उनके, और ना उनको वोट करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सत्ताधारी दल के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि अगर प्रधानमंत्री के भाषणों का प्रभाव वोटरों पर पड़ता होता तो वोटर बाहर निकल करके आता, वोट करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी चुप्पी साध जाने का क्या मतलब है, उसका शांत बैठ जाने का क्या मतलब है। वो क्या, जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसको उसने गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, देखिए, एक होता है कि आप किसी मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। एक बात ये होती है कि डराने की बात होती है कि कोई डर का माहौल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपनी बात, आप जैसे 10 साल की बहुत सी उपलब्धियां हैं, मुझसे कहीं ना कहीं मैं 10 साल की उपलब्धि की रात बहुत से ऐसे उपलब्धि उनकी, मगर आपके मंच से या आपके जो प्रतिनिधि जो जीते हुए आपकी पार्टी से, वो उन मुद्दों को नहीं रख रहे हैं, वो उन बातों को नहीं रख रहे हैं, वो नई इश्यूज को, नई चीजों, नई डाइवर्जन की राजनीति को दिशा दे रहे हैं। और जो वो मैं जहां से समझ रहा हूँ, जो नई पीढ़ी है, जो खासकर जो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहती है, वो बहुत ही मतलब उनके दिमाग में बिल्कुल अपडेट रहते हैं और सारी चीजें, जानकारी उनको पर्याप्त रहती है और उनको इधर उधर भटकाने से काम चलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर अपनी उपलब्धि और अपने आगे रोड मैप की बात करते तो ये वोट बैंक जो बता रहा हूँ, जो पढ़ने वाला वो और पढ़ता और उनको उससे फायदा मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी को देखते हुए तमाम से प्रत्याशियों को बदल दिया, पुराने प्रत्याशियों को हटा दिया। ये बात पीछे उसके प्रत्याशियों के हटाने के बाद भी क्या देखिए जी, ये बात आपकी सही है कि जो लोगों ने गलत बयानबाजी की उनको
भारतीय जनता पार्टी ने अलग कर दिया, किनारे लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर वही लोग जो हटाए गए हैं उसी तरह की बात दोबारा आएगी, हटाया क्यों गया? इसी वजह से ना, पब्लिक को पसंद नहीं आया, उनके सपोर्टर को भी नहीं पसंद आया, जिन्होंने वोट किया उनको पसंद नहीं आया। डेवलपमेंट की राजनीति में हर आदमी बात कर रहा है, हर आदमी उस पर चल भी रहा है, हर आदमी उसको वोट भी कर रहा है। लेकिन अगर जब उस चीज से अलग हट की बात करेंगे तो मुझे लगता है जो अभी 2-4 दिनों 5 दिनों देखा गया है, इस तरह का जो माहौल बना, उसमें पब्लिक के किसी भी बातों नहीं सुनना चाहती, वो नई चीजें, नई डेवलपमेंट की राजनीति को ही देखना चाहती है, उस आगे बढ़ाना चाहती है। अब हम बात करेंगे हमारे राहुल वर्मा से। ग्राउंड पर वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रिपोर्टिंग की है, मतदाताओं के बीच में गए हैं, उनकी बातें सुनी है, उनके मन में क्या है उसको निकालने की कोशिश की है। राहुल वर्मा जी क्या सोचते हैं कि मतदाता बाहर नहीं निकला, उसकी वजह क्या है, क्या उन्होंने महसूस किया? जी बिल्कुल। देखिए, मतदाता यूपी में ही कुछ परसेंटेज जरूर कम रहा, 5% पिछली बार से, मगर ऑल ओवर जहाँ जहाँ पे वोटिंग हुई है अन्य प्रदेशों में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। गौर करने वाली बात तो ये है। उड़ीसा वगैरह, खासकर उड़ीसा में 70% तक की मतदान हुआ। इसी तरीके से मतलब मतदान बढ़ा है। ऐसे भी यूपी ज़्यादा गर्म प्रदेश है, यहाँ पे इतने टाइम पे सहालक भी चल रही है, फसल की कटाई भी है, कुछ ये सब रीजन की वजह से भी कहा जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुआ। और रही बात जनता के बीच में गए, यहाँ पे मतलब ऐसा किसी नहीं कि किसी खास पार्टी का, बट यहाँ पर भी ये है कि लोग जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा, इन सब और महंगाई के मुद्दे पे जो मतलब उनका ज़्यादा फोकस है जनता का, जो मेरे हिसाब से यही है। और अभी कुछ भी एक प्रकार से भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट क्या होगा। नहीं, हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, मतदाता क्या सोच रहा है। अगर उसने महंगाई के मुद्दे को सोचा है, बेरोजगारी के मुद्दे को सोचा है, तो उससे बाहर निकल करके आना चाहिए, वोट तो करना चाहिए। लेकिन वोट ना करने की स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर जो एग्रेसिव मतदाता है जब बाहर ही नहीं निकला तो इसका फायदा तो रूलिंग पार्टी को मिलता है। हरदम होता है कि अगर मतदाता बाहर नहीं निकला तो रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। नहीं, आपकी बात सही है, बट ऐसा नहीं कि ये रुख हमेशा मतलब यही हो कि कम मतदान रूलिंग पार्टी के लिए फायदा और ज्यादा मतदान परिवर्तन का संकेत, ऐसा नहीं कहा जा सकता, निश्चित नहीं है सर। उदासीनता तो मतदाता की दिखाई पड़ती है। मतदाता की उदासीनता क्या कहती है, ये आपके दिमाग में क्या आया? मतदाता की उदासीनता का कारण तो यही ज्यादातर मतलब यही बता रहे हैं कि लोग की गाँव में फसल कट रही है, या सालन जो कि हमारा जो प्रदेश है गांव मतलब गांव प्रधान है प्रदेश, और यहाँ पे कई चीजें ऐसी चल रही हैं जिससे उसमें मतदाता हमारा बिजी है। अमरोहा की रिपोर्टिंग आपकी क्या कहती है? 2019 से 2024 के बीच में जो गिरावट आई है, अमरोहा में आपने रिपोर्टिंग की तो उसका क्या आपको लगा, क्या महसूस हुआ आपको कि ये गिरावट क्यों? अमरोहा गया तो वहाँ पर मतदाता जो था वो ना मुझे कहीं धार्मिक दिखा कि धार्मिक मुद्दे पे, या वहाँ पे जो भी मुझे दिखा, राम मंदिर का प्रभाव भी नहीं दिखा। वहाँ पे जो मुद्दा वो जो जमीनी स्तर के मुद्दे वही मुझे नजर आए, बेरोजगारी और ये नौकरी, महंगाई, इन्हीं मुद्दों पे ही जनता का फोकस था। हम आपसे इस मामले में जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें कांग्रेस ने कही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको धार्मिक पैटर्न से जोड़ने की कोशिश की, एक ऐसी लाइन खींचने की कोशिश की जिससे वोटरों के बीच में ध्रुवीकरण हो जाए। तो क्या उसका फायदा गठबंधन को मिलेगा? देखिए, अभी तक जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो बहुत आम जनता के बीच में नहीं पहुंचा था। लेकिन जब निगेटिव पब्लिसिटी हुई, ठीक है, तो हर आदमी ये उत्सुक हुआ कि कांग्रेस घोषणा पत्र में ये बात लिखी है या नहीं लिखी। ठीक, तो जो काम मार्केटिंग का गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया था, वो जो अभी रूलिंग पार्टी है उन्होंने ये काम कर दिया। जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं ये कर देंगे, वो नहीं वो कर देंगे, ऐसा नहीं आप मंगलसूत्र चला जाएगा, जब इस तरह के मुद्दे को लेके आए तो हर आदमी उसमें अवेयर हुआ, और अवेयर होने के बाद आज की हर चीज अवेलेबल नेट के ऊपर उसने पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी गारंटी, जॉब की गारंटी और बहुत सी जो चीजें दी गई हैं उनको, स्टूडेंट के लिए दिया गया, महिलाओं के लिए पैसे के लिए दिया गया,
गरीब महिलाओं के लिए बात की गई, महंगाई के लिए बात की गई, हर मुद्दे पे बात की गई, तो वो फायदा जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हो रहा है और इसका जो निगेटिव असर जो है वो मौजूदा सरकार पर पड़ती है, जो मेरा मानना है। अगर ये इम्पैक्ट रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा रहा होता तो मैं ये समझता हूं कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होती। जो भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे के विरोध में था वो मतदान सेंटर तक जाता जरूर है। नहीं वो नहीं, आप देखिए, जैसे आप बात करिए, अमरोहा की बात करिए, मेरठ की बात करिए, बागपत की बात करिए, गाजियाबाद की बात करिए, गौतम बुद्ध नगर की बात करिए, बुलंदशहर की बात करिए, अलीगढ़ की बात करिए, मथुरा की बात करिए, अलग अलग जगह के अलग अलग एनालिसिस करके देख लीजिए कि वहां का वोटिंग प्रतिशत कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, और कहां पे इंडिया गठबंधन के समर्थक ज्यादा है, कहां पे उनके कम है। ये तो आपके पास सारी चीजें आपके पास मौजूद है, ठीक। उसके हिसाब से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के जो मतदाता है वो ज्यादा निकल के आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है वो उन्होंने मतदान प्रतिशत कम किया है। तो इसी वजह से, मगर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये एकदम खिलाफ है या कुछ, ये तो हम लोग का एक अपना विश्लेषण है फिलहाल। जो तो मतदान लोगों ने कर दिया, वो मत पेटी में चला गया, अब वो तो जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सारा रिजल्ट निकल के आएगा। हम लोग तो अभी सिर्फ कयासबाजी कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, और जो लोकतंत्र में जरूरी भी है बातचीत करना, हम लोग वो बात कर रहे हैं, और बाकी क्या उसका रिजल्ट होगा वो हम लोग आप लोग दोगे। और नेक्स्ट जो आने वाले फेज के चुनाव हम लोग भी और भी जगह जाएंगे और वहाँ क्या होता है उसकी हम आपको अभी 5 चरणों के चुनाव भी, 5 चरणों के मतदान भी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों का जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, गठबंधन के लोग जनता के बीच में, मतदाता के बीच में ये संदेश लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का दावा इसलिए कर रही है, 400 सीटें पाने के लिए कोशिश इसलिए कर रही है कि वो संविधान बदलना चाहती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी इसकी कसम खा ली है कि मैं संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करूंगा। देखिए एक बात मैं ये बता दूं, आपकी बात को मैं समझ गया कि आप कहना चाह रहे हैं। देखिए ये तो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही उठी ना, ये किसी और गठबंधन ने थोड़ी बात की करी। संविधान बदलने उन्हीं के सांसद अनंत हेगड़े ने बात कह दी, सांसद लल्लू सिंह अयोध्या उन्होंने कह दी, और भी कई सांसद लोगों ने कह दी। तो ये बात कोई ऐसा कि इंडिया गठबंधन लिए नहीं, जब उन्होंने कहा तो उसको उन्होंने फैलाने की कोशिश की। और आप जानते हैं जो भाई ये गेम ही ऐसा है, चुनाव का मामला ऐसा है कि आप एक बात गलत कह देंगे, पिछले आप देख लीजिए, वो तो लेकर के नैरेटिव बनाने का नैरेटिव बनाएगा। 2019 में हुआ, 2014 में जो मोदी जी के खिलाफ जिस नैरेटिव जिसने कसा, वो देखिए उनका फायदा हुआ और उसके बाद इलेक्शन जीते उसमें। मगर अब यहाँ पे ये आरक्षण खत्म कर देना, अगर ये आम मतदाता जो आरक्षित वर्ग का है उसके दिमाग में अगर ये बात जाती है तो कहीं ना कहीं ये इनको नुकसान पहुंचाने की बात है। और इसका खंडन जो खैर करना चाहिए था, खंडन शुरू में ही कर देना चाहिए, और उसके खंडन करने से पहले जो सांसद ने बयान किया उनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी और उनको मना भी करना चाहिए था, और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को क्लेरिफाई करना चाहिए था। वो नहीं किया तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी कहिए वो नफा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा, और मिल भी रहा है। और बाकी जो चीजें हैं तो आपके सामने सर अभी एक मुद्दा गठबंधन के पास से और चला गया उसके हाथ से। चुनाव हारने के बाद या मतदान में फेल होने के बाद गठबंधन या अपोजिशन पार्टियां अभी तक ईवीएम को दोष दिया करती थी, और ईवीएम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि 100% वीवीपैट की मिलान संभव नहीं है, और जितने भी वीवीपैट की जो प्रिंट है वो 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएंगी। अगर किसी प्रकार का कोई
इसमें चैलेंज किया जाता है या आपत्ति दर्ज की जाती है तो वो 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि ईवीएम का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के हाथ से निकल गया, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, ईवीएम को दोष देना या कुछ करना, देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, बहुत डीपली हर आदमी को नॉलेज भी नहीं है इसकी, ठीक है। मगर जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को मना किया कि नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ठीक है, जो उसने कहा है सही कहा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेवर में भी होता है, अनफेवर में भी होता है। फेवर में होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं करता, जब फेवर में आ जाता है तो उसको आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, और जब उससे विपक्ष में जाता है तो उसके अगेंस्ट में बातें निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, खैर उससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, तो अब ये कोई मुद्दा रह भी नहीं गया, ना विपक्ष के पास इसका कोई मुद्दा नहीं है। अब ये चीज क्लियर हो गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहने पर। कुल मिलाकर आज की चर्चा में इतना तो साफ दिखाई पड़ता है कि वोटिंग के परसेंटेज में आई गिरावट उसका विशेष प्रभाव या आकलन या निर्णय अभी करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी 5 चरणों के मतदान अभी बाकी है। लेकिन ईवीएम के अंदर बंद मतदाताओं का जो रुझान है, मतदाताओं ने जो अपना फैसला किया है, वो फैसला 4 जून को सामने आ जाएगा कि मतदाताओं के वोटों में, मतदान में आई गिरावट का असर शासक सत्ता दल को के ऊपर पड़ता है या फिर विपक्षी दलों को उसका लाभ मिलता है। हमें इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का, और अगले चरण के मतदान के लिए हमारी टीम फिर निकलेगी, फिर हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे